अच्छा जी, आज हम वेट मास डेंसिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नवंबर 2007 के पेपर का है। क्वेश्चन क्या है जनाब? A student measures the mass and volume of 4 samples of rock A, B, C and D। ठीक है जनाब, ये 4 सैंपल्स हैं और सैंपल्स पत्थर के हैं। ठीक है जनाब, तो ये सैंपल्स के नाम दिए हुए, फिर हर सैंपल का मास दिया हुआ है, फिर हर सैंपल का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है जनाब, तो साफ नजर आ रहा है कि इन सब में ए बी सी डी में सबसे भारी पत्थर डी है और इसका वॉल्यूम भी सबसे बड़ा है। ठीक है, एक ऐसी आइडिया देना चाह रहे थे आपको। अब जरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रॉक ए। ठीक है जनाब, ये जो रॉक ए है इसका वॉल्यूम मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर से। तो मेजरिंग सिलेंडर से बताइए किस तरह वॉल्यूम मेजर करेंगे, वॉल्यूम मेजर करने का पूरा मेथड डिस्क्राइब करना है। ठीक, तो मैं पूरा मेथड आपको लिख के नहीं दूंगा, लिखवाऊंगा मैं आपसे, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, और मुझे आप सारे स्टूडेंट लिख कर देंगे। ठीक है, किस फॉर्म में लिख के देंगे वो भी अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, तो जरा मेथड सीखिएगा। सर सबसे पहले हम काम ये करेंगे, मैं यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक, सबसे पहला काम ये करेंगे कि सर हम इसके अंदर पानी भर देंगे। फिल द मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर एंड नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, कंसीडर इट इज V1। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर पानी भरना है और पानी भर के इस लिक्विड का या पानी का वॉल्यूम आपने नोट करना है। फिल द मेजरिंग सिलेंडर with water and note down the volume of water as V1। ठीक है जनाब, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? नाउ ड्रॉप रॉक ए इनटू द वाटर। ठीक है जनाब, दूसरा काम आपने क्या किया है कि मेजरिंग सिलेंडर में पानी में आपने पत्थर को गिरा दिया, पत्थर को डिबो दिया, रॉक ए को ड्रॉप कर दिया। बताइए, जैसे ही रॉक ए को ड्रॉप करेंगे तो क्या लिक्विड लेवल वहीं पे रहेगा? जी नहीं सर, लिक्विड लेवल बढ़ जाएगा। And now note down the liquid level as final volume V2। It is volume of water as well as rock। ठीक है जनाब, दो वॉल्यूम नोट कर लेना है और फाइनली सब्ट्रैक्ट V2 सब्ट्रैक्ट V1 फ्रॉम V2। ठीक, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ रॉक ए। ठीक, तो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, पर प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है और पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना है। पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैं आप चारों बच्चों से बोलूंगा, आप मुझे लिख के देंगे। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ रॉक डी कैन नॉट बी फाउंड विद एन ऑर्डिनरी लेबोरेटरी मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है जनाब, अच्छा जी ये बताइए, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है लैब में, उस सिलेंडर को अगर आप देखें ना, तो वो सिलेंडर हमारे घरों में जो पानी पीने के लिए हम लोग जग यूज करते हैं, ठीक है ना, यूजुअली इसी शेप का होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं होता। सही। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है आप में से, जो हमारे घरों में जग होता है पानी का, यूजुअली इसमें कितना पानी आता है? यूजुअली नॉर्मल साइज का जो जग होता है, अब्दुल्ला आप हमें बताएंगे एक जग में कितना पानी आता है? 1.5 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो लीटर होता है, इस लीटर को अगर मैं आपसे बोलूं अब्दुल्ला, CM3, यहाँ पे CM3 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं CM3 का बेटा क्या मतलब होता है? नहीं, सेंटीमीटर क्यूब तो है, पर सेंटीमीटर क्यूब का कनेक्शन लीटर के साथ क्या है? तो ये मैं आपको यूं समझाना चाहूंगा, ये बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा, जो 1 DM क्यूब होता है ना,
1 dm क्यूब इट इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो 1 cm क्यूब होता है इट इज इक्वल टू 1 मिली लीटर। ठीक है जी। 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मिली लीटर। और जितनी बात मैं बोल रहा हूँ ये ओ लेवल की फिजिक्स की नहीं है, ये डेली लाइफ की आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ। कि ये बताइए जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 500 ml की, तो 500 ml का मतलब होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने 500 cm क्यूब ले लिया। ठीक है ना, 500 cm क्यूब ले लिया। और अगर आप 1000 ml ले लें, 1000 ml, तो बताइए 1000 ml जो होता है वो 1000 cm क्यूब होता है। और 1000 cm क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है जनाब। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो जग होता है जग बहुत बड़ा होता है। उस जग में आप समझ लें 1500 ml पानी आ सकता है। ठीक है ना। 1.5 लीटर क्या होता है, 1500 ml। सही। और 1500 ml का मतलब तकरीबन 1500 cm क्यूब। पर यार ये बताओ ये जो पत्थर है, जो कौन सा पत्थर, पत्थर डी, इसका वॉल्यूम कितना बता रहे हैं, 978, 978 cm क्यूब। तो तकरीबन ये 1 लीटर का पत्थर है, 1 लीटर का। और 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर लैब में नहीं होता। 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर लैब में नहीं होता। ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, काम की बात पर आइए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे इतनी लंबी करनी नहीं चाहिए थी। इस क्वेश्चन का आंसर जनाब ये है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि रॉक डी का वॉल्यूम आप ऑर्डिनरी लैब सिलेंडर से मेजर नहीं कर सकते, वजह बताएं, तो इसका आंसर ये है द वॉल्यूम ऑफ रॉक डी इज टू लार्ज एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इन लैब। ठीक। जो लैब में आप मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होता, वो जग के बराबर थोड़ी होता है। ठीक है जनाब। यूजुअली वो होता है 250 ml। ठीक है जनाब, एक गिलास के बराबर होता है, एक गिलास। तो जब खुद कह रहे हैं कैन नॉट, तो बस आपने कोई बहाना निकाल देना है। अब काम की बात पर है जनाब। कह रहे डेंसिटी ऑफ रॉक ए, डेंसिटी ऑफ रॉक ए निकालनी है। तो बताएंगे डेंसिटी ऑफ रॉक ए कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी के लिए चाहिए मास, मास है 101, वॉल्यूम है 22। तो सिंपल 101 को 22 से डिवाइड करना है। 101 डिवाइडेड बाय 22। 101 is the mass and 22 is the volume। डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। आखिर में कह रहे हैं थ्री ऑफ द रॉक्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रॉक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। ठीक। जरा काम की बात सुनिएगा, ये बड़ा मुश्किल सी बात उसने बोल दी है, तो समझाने के लिए मुझे मुश्किल लगेगी। वो ये कि इन चारों पत्थरों में से कोई एक पत्थर डिफरेंट मटेरियल का है। ठीक है जनाब। चारों रॉक में से, चारों पत्थरों में से कोई एक पत्थर डिफरेंट मटेरियल का है। और अगर डिफरेंट मटेरियल का है तो डिफरेंट मटेरियल को किस तरह से आप चेक करोगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रॉक, कौन सा पत्थर जो है वो डिफरेंट मटेरियल का है। ठीक। तो इस बात को पकड़ने के लिए पहले मैं अरीशा से पूछना चाहूंगा, अरीशा आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं आपको 4 डिफरेंट रॉक्स दूं और आपसे कहूं कि उन 4 में से 3 सेम मटेरियल के, एक डिफरेंट है, तो आप क्या चीज कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जी बेटा अरीशा, और ये भी ख्याल है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सवाल उसी से रिलेटेड होगा। जी बेटा अरीशा बोलिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा सर, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेंसिटी का, तो हम चारों पत्थरों की डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है। और उन चारों पत्थरों की डेंसिटी निकालकर जिस पत्थर की डेंसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है जनाब, हम समझ जाएंगे वो डिफरेंट मटेरियल का है। तो अगर आप बच्चों के पास कैलकुलेटर हो तो अभी हम ए की तो डेंसिटी निकाल चुके हैं। जरा बेटा कोई बच्चा मुझे बताएगा ए की डेंसिटी क्या आई है, 101 डिवाइडेड बाई 22। अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो बेटा बताइए, 101 डिवाइडेड बाई 22 और 4.55। और जरा दूसरी बताइएगा बी की डेंसिटी, 202 डिवाइडेड बाई 44। इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसका डबल लिखा हुआ है, तो रहने दें, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अलबत्ता जरा इस पर आइए, इसको जरा डिवाइड करके बताइएगा, 448 डिवाइडेड बाई 80।
5.6। ठीक है जनाब। तो आपने जैसी डेंसिटी निकाली ए और बी की वो सेम आई, सी की निकाली वो डिफरेंट आ गई, तो आपने ये लिखा कि इफ वी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ rocks, it is found that density of rock C is different, so it is made of different material। ठीक है ना। थोड़ा तेज तेज जल्दी जल्दी लिखा है इसलिए राइटिंग काफी गंदी हो गई, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है, वरना आराम आराम से लिखूंगा तो टाइम पास करना लगेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑल रॉक्स। और अभी हमने ऊपर डेंसिटी चेक करके देखिए कि जो डेंसिटी ऑफ रॉक सी है इट इज डिफरेंट, सो इट इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो कभी भी चेक करना हो कि मटेरियल की नेचर कैसी है तो उसकी डेंसिटी निकाल लें। हर मटेरियल की डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन को करके आपको ये आइडिया हुआ बेटा कि पेपर में, एक तो पेपर एमसीक्यूज वाला होता है, एमसीक्यूज में तो आपको टिक करना होता है, ठीक है, उसमें तो याद करने वाला कोई काम नहीं, कॉन्सेप्चुअल काम ज्यादा है। लेकिन जो पेपर 2 के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर करना होते हैं, तो उसमें आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो, कॉम्प्रिहेंशन भी आपको आता हो कि समझ के आप पकड़ सकेंगे सवाल में कह क्या रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपने आंसर प्रॉपर वर्डिंग में लिखना होता है। ठीक है जी। तो बेटा ये आपको अपनी वर्डिंग में लिख के मुझे आंसर देना है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, मैं इस वाले में आना चाहूंगा, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सवाल ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक आइस क्यूब है, और इस आइस क्यूब, क्यूब का मतलब होता है उसकी सारी डायमेंशन सेम होगी। ठीक। और कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी बता दी है 920 है, और इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड बता दी है 0.04 मीटर है, और आपने मास कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। ठीक। बल्कि ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, मैं इसके ऊपर नीचे वाला मुश्किल है, पेट्रोल टैंकर वाला। अच्छा जी, मास कैलकुलेट करना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी को बेटा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। डेंसिटी गिवन है 920, वॉल्यूम के लिए 0.04 को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, वो मास होगा केजी में। और जो मास आएगा उससे क्या निकालना है, वेट। तो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। एम बेटा यहां से निकाल चुके होगे, जी आप जानते हो उसकी वैल्यू 10 होती है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कैलकुलेशन में चाहूंगा आप खुद से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे बच्चे जरा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इतना सिंपल सीधा सीधा नहीं है बेटा, गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला बेटा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अ पेट्रोल टैंकर हैज मास, ये पेट्रोल टैंकर का मास है, ठीक है जनाब। व्हेन एम्प्टी, यानी जब उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, जब वो एम्प्टी है तो उसका मास 2800 है। इट इज द मास ऑफ एम्प्टी पेट्रोल टैंकर। अच्छा जी, इसके अंदर इतना पेट्रोल आ सकता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। ठीक है जनाब। पेट्रोल की डेंसिटी इतनी है। कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ टैंकर व्हेन फुल ऑफ पेट्रोल। जब वो पेट्रोल से भरा हुआ होगा तो बताइए पेट्रोल का टोटल मास कितना होगा, पेट्रोल का सॉरी, पूरे पेट्रोल और टैंकर का टोटल मास कितना होगा। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। आपको मास ऑफ टैंकर पता है, आपको निकालना है मास ऑफ पेट्रोल। ठीक है ना। अगर आपको मास ऑफ पेट्रोल निकालना है तो अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने ये बात समझाई है कि मास कभी भी कैलकुलेट करना हो तो मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, डिवाइड वाला वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप बताइए बेटा जो डेंसिटी है पेट्रोल की, इट इज गिवन, इट इज 740, और जो वॉल्यूम है व्हेन दिस पेट्रोल विल बी फिल्ड इन द टैंकर, इट्स वॉल्यूम विल बी 30 मीटर क्यूब। ठीक। तो अरीशा बेटा आप हमें मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि पेट्रोल का मास कितना आएगा।
22200। ठीक है ना, इट इज द मास ऑफ पेट्रोल। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं टैंकर का अपना मास कितना है, तो टैंकर का मास गिवन है 2800। ठीक है ना, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी टोटल मास। तो ये हो जाएगा जनाब 00052 kg। ठीक है ना, तो ये हमें बता देगा पेट्रोल और टैंकर दोनों का टोटल मास। और ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, कह रहे जनाब एक स्टूडेंट है, उसके पास सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर नजर आ रहा है। और मेजरिंग सिलेंडर देख ले, मेजरिंग सिलेंडर के मैंने बताया ना वॉल्यूम 100 cm³ होता है, 250 cm³ होता है। 1000 cm³ का सिलेंडर लैब में नहीं मिलने वाला, वो तो बहुत बड़ा सिलेंडर हो जाता है। ठीक? तो मेजरिंग सिलेंडर बहुत छोटे होते हैं यूजुअली। इसी के साथ स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है जिससे वेट मेजर करते हैं, एक थ्रेड के साथ स्टोन लगा हुआ है। ठीक है, और जी की वैल्यू बता दी है, जी होता है 10 न्यूटन पर केजी। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस द स्प्रिंग बैलेंस टू फाइंड द मास ऑफ स्टोन। ठीक है जनाब, स्प्रिंग बैलेंस से उसको मास निकालना है, क्या करे? स्प्रिंग बैलेंस से मास मेजर करना है, क्या करे? तो जरा सुनिए क्या करेंगे। सर सबसे पहले आप करेंगे ये कि जो स्टोन है धागे से बंधा हुआ है, धागे से बंधे हुए स्टोन को आप इसके हुक के साथ लटका दें। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, नंबर 1, हैंग द स्टोन विद द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपने ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया एंड नोट डाउन इट्स वेट रीडिंग। तो याद रखिएगा कि स्प्रिंग बैलेंस से वेट की रीडिंग आती है। वेट की रीडिंग आ गई, आपको चाहिए मास, तो आपको याद है वेट बराबर होता है mg। अगर m निकालना है तो वेट को g से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेट आ चुका है तो मैं आगे लिख रहा हूं, नाउ डिवाइड वेट बाय 10, इट इज मास। तो आप अगर वेट को बेटा g से डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो मास आ जाएगा इन केजी। ठीक। उसके बाद कह रहे हैं वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वो मैं दोबारा नहीं बता रहा। अभी कोई पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले सिलेंडर में खाली पानी भरें, उसका वॉल्यूम नोट कर लें, फिर पत्थर डालें, उसका वॉल्यूम नोट कर लें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो ये 3-4 सवाल करके आपको आइडिया हो गया कि बार बार उसने पूछना क्या है। ठीक है जी। अच्छा बेटा और आगे चलें, इस मास बता दिया है, वॉल्यूम बता दिया है, डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी के लिए मास 150 लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं स्टोन को हम किसी दूसरी जगह ले गए जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 से कम है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 से कम है, तो बताइए इसके मास में क्या फर्क आएगा। तो आपको याद है मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, तो इसमें तो नो चेंज, नो अफेक्ट। ठीक। लेकिन वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बेटा वेट भी कम आएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो वेट भी कम आएगा। तो मैं लिख रहा हूं जनाब, इट विल बी लेस। ठीक है जनाब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है जनाब, अगर जी की वैल्यू कम हो गई तो वेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक। तो बेटा मैंने 4 क्वेश्चन इसमें पढ़े हुए थे स्ट्रक्चर, 4 में से मैंने 3 बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाए, एक मैं आपके लिए बिल्कुल होमवर्क छोड़ रहा हूँ। और इस होमवर्क को आप किस तरह सॉल्व करेंगे तो उसका प्रोसीजर भी अभी मैं आपको बताऊंगा, और आप बच्चों से चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर लिख के भेजें, क्योंकि छुट्टियों में अगर आप बिल्कुल लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए बेहतर है कि बेटा काम करना है
और बेटा अब्दुल्ला, आपने सारा का सारा काम करके मुझे चेक कराना है, ताकि मैं इसको देख के समझूं कि आपको वेट मास डेंसिटी समझ में आ गया या नहीं। ठीक है जनाब। तो इस तरह हमने, आप गौर कीजिए कि यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको एमसीक्यूज करा दी हैं, और एमसीक्यूज कराने के साथ साथ मैंने आपको वेट मास डेंसिटी के स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज है जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ाना चाहिए, और मैं वो भी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, वो ये कि आप गौर कीजिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर वेट, मास, डेंसिटी, लेंथ, वॉल्यूम, ये सारी चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई हैं। लेकिन एक और चीज होती है जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बताइए, कभी भी बेटा टाइम मेजर करना हो, तो टाइम मेजर करने के लिए हम सबको पता है कैसा है, टाइम कभी भी मेजर करना हो तो आप स्टॉप वॉच यूज कर लें। लेकिन स्टॉप वॉच का क्वेश्चन सर पेपर में किस तरह से आता है, स्टॉप वॉच का करना क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए ना यूजुअली क्वेश्चन एटीपी में बहुत ज्यादा आता है, ये वाला जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ एटीपी में। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं पेपर 4 या पेपर 6। एटीपी में वो क्या कराते क्या है, तो जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखिएगा, ताकि मैं मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी आपको समझा सकूं। और वो बात बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेटल बॉब है, और इस मेटल के बॉब को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध कर लटका दिया है। तो बताइए, मेटल बॉब को स्ट्रिंग से बांध के अगर लटका दें, तो इस चीज को पूरा नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम। और सिंपल भी ना बोले, खाली पेंडुलम भी बोले तो काम चलेगा। तो इट इज अ पेंडुलम। ठीक। अच्छा बेटा, ये पेंडुलम इस वक्त जिस जगह पर हैंग हुआ है, इस जगह को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। अच्छा, इस मीन पोजीशन से अगर मैं इस मेटल बॉब को राइट साइड पे डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है ना, मीन पोजीशन से मैंने इसको यहां से पिक किया, और इसको फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो जहां तक मैं इसको लेके गया हूं, ये जगह बेटा कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा। अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज कर दूं, तो सर आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे, तो आप देखिएगा कि ये मेटल का बॉब इस मीन पोजीशन से जाकर फिर वापस आएगा, और मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा। ठीक है ना। अब ये मेटल बॉब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा। तो मेटल बॉब बेटा जब टू एंड फ्रो मूव करता है, तो हम मेजर करना चाहते हैं कि ये एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो बेटा इसका एक ऑसिलेशन का टाइम अगर कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। हमारे हाथ में स्टॉप वॉच होगी, स्टॉप वॉच को पहले हम 00 पे रीसेट कर लेंगे। और आजकल स्टॉप वॉच मैंने नोट किया हर मोबाइल सेट के अंदर लगी हुई होती है, क्लॉक के अंदर जाए तो स्टॉप वॉच आपको नजर आ जाएगी। उस स्टॉप वॉच को आपने रीसेट कर दिया, 00 पर है। जैसे ही आप पेंडुलम के बॉब को रिलीज करते हैं, तो हम स्टॉप वॉच को स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे तेजी के साथ सेकंड भागना शुरू कर देंगे, और ये मेटल का बॉब बेटा इस एक्सट्रीम पोजीशन से जाएगा। ठीक है ना। और जाकर जब ये वापस आएगा, तो जाकर वापस आने में इसको जितना टाइम लगेगा, इस टाइम को फिजिक्स वाले कहते हैं टाइम पीरियड। लेकिन इस टाइम पीरियड में हमेशा हमसे ये गलती हो सकती है कि हम जिस टाइम के ऊपर बॉब को छोड़ेंगे, उस टाइम पे हो सकता है हम स्टॉप वॉच का बटन थोड़ा देर से प्रेस करें, और हो सकता है हम जज्बाती हों, पहले बटन प्रेस कर दें, बाद में बॉब रिलीज कर रहे हो, तो ह्यूमन एरर आ जाता है। इस ह्यूमन एरर की वजह से टाइम पीरियड की रीडिंग कभी भी सही नहीं आती। तो इस टाइम पीरियड को मेजर करने में जो हमसे एरर हो रहा है, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग करते बेटा ये है कि जब बॉब को छोड़ते हैं ना, तो बॉब जब वापस आ जाता है, तो फौरन उसको स्टॉप नहीं करते, बल्कि हम उसे यूजुअली 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने का मौका देते हैं। ठीक है ना। बॉब जाएगा, वापस आएगा, उसको काउंट करेंगे 1, फिर जाकर दोबारा वापस आएगा, काउंट करेंगे 2, जाकर वापस आएगा, काउंट करेंगे 3, एंड व्हेन द बॉब मेक्स एटलीस्ट 10 वाइब्रेशन, तो फिर हम उसके बटन को प्रेस करते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करके जो टाइम आया, वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम आ गया 20 सेकेंड।
तो वो जो 20 सेकंड का टाइम आया, इट इज टाइम ऑफ 10 वाइब्रेशन। तो ऑब्वियसली अगर आपको 1 वाइब्रेशन का टाइम चाहिए तो इसको 10 से डिवाइड कर दें। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने बोला है ना, ये एटीपी में प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसको एटीपी के बगैर आपको रेगुलर क्लास में ये वाली बात समझाने की कोशिश की है कि कभी भी हम लोग जब टाइम मेजर कर रहे होते हैं तो टाइम की रीडिंग एक ऑसिलेशन की नहीं नोट करते, बल्कि एक से ज्यादा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करते हैं, उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए स्टॉप वॉच यूज करने का मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, और इस मेथड को आप आई होप के समझ भी गए होंगे और जहन में भी रखेंगे। और ये भी बताया 10 ऑसिलेशन का टाइम इसलिए लेते हैं ताकि जो ह्यूमन एरर हो रहा है उस एरर को मिनिमाइज कर सके। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।